baby is being compromised. So you have seen in the theater that we always will place the wedge in the right hip so that he is displaced. So treatment is uterine replacement and left pelvic tilt. It has a role in resuscitation. It has सर ये जो आपने बात बताई है कि मास्क हो जाता है हमें हाँ fetal distress, वो किस तरह से? नहीं रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होती है कहीं कार्डियो हो गया पीपी मेंटेन हो गया हम समझेंगे ब्लड प्रेशर मेंटेन है this syndrome has got a significant role in resuscitation. So whenever a patient undergoes will get a cardiac arrest, first thing is kill the patient, then start CPR, the reviving of the patient. This diagram आप कहीं नहीं मिलेगी आजकल बुक्स में नहीं है इनका है वो पॉइंटर चलो ऊपर देखें जरा वो दोनों कपड़ा सेम है IVC है वो भी ठीक टिल्ट किया दोनों ओपन हो गए नीचे देखें जरा नजर आ रहा है इसलिए टिल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो चूंकि हम कई जगहों पे जी हाँ थोड़े जितना हम देते हैं वैक्स में सैंड बैग रख दिया काफ़ी होता है सरकारी स्थान तो बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस करते इस चीज़ की इससे लोगों को बिल्कुल नहीं पता और यहाँ पे भी जिनको पता भी है वो भी कहते हैं एंड पे टिल्ट निकाल दो हमने करना है So, patient is in pain, she is dilated, she asks for pain relief. हाँ जी आप नेक्स्ट आपकी बारी थी क्या देंगे आप जी अरे बड़ी बात है ठीक है और सबसे पहले तो काउंसलिंग सवाल करेंगे सर। सवाल कितनी देंगे सवाल ने जिक्र किया था सर टुमारो फ्राइडे देंगे हाफ आई तो जब भी अभी दें आपको यू मस्ट नो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस और इनकी एडिक्वेसी कितनी है चलो पहले ये देख रहे हैं पेन ट्रांसमिट कहाँ से होता है क्योंकि नेक्स्ट कुछ जहाँ से फाइबर्स लेके जाते हैं ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं अच्छा फर्स्ट स्टेज T10 to L1 नर्व रूट्स तो इनके हैं वो कैरी करती हैं सेकंड स्टेज इज टू S2 T3 4 सेक्रल प्लेक्सस ये डायग्राम देखें ये ऊपर फर्स्ट स्टेज में आपके T10 to L1 नर्व रूट्स नीड्स टू बी ब्लॉक्ड रैपिड्यूल एंड सेकंड स्टेज S2 3 4 जो हम कहते हैं कि प्रॉप अप करके दे दें इसका पर्पस ये होता है कि जो लोअर सेगमेंट में अच्छी तरह ड्रग चली जाए कई हम यहाँ अगेंस्ट है गायनेकोलॉजिस्ट के नहीं सिटिंग डोज नहीं देनी आपको वो उनका खौफ ही है मिथ है हम इतने लोग जितने कंसंट्रेशन की हार्डली मैटर्स ये डायग्राम शो करिए कि कौन से ब्लॉक लगा देते हैं ठीक है ये आपके काम की इतनी नहीं है सो अब डिफरेंट मेथड देख लेते हैं एक तो जो सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल मेथड फिर ओपियाइड्स में आप बस एथिलीन हमारे पास है नहीं एथिलीन ट्रामाडोल बोथ कैन बी यूज्ड इक्वल डोजेस बोथ आर 100 mg in 2 ml 100 mg can be given 4 to 6 hourly intramuscularly या IV बोलोसिस देते हैं इनफेंड्रिल कैन बी गिवन एंटोनॉक्स दे सकते हैं टेंस इज छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रांसक्रिप्टेज इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर ये एक मेथड है पेन रिलीफ है इतना डेफिनेटली है माइल्ड पेन के लिए एंड देन द रीजनल एनाल्जेसिया सर हर पेशेंट में तो पैथेजिन या ट्रामोल की डोज हम 100 नहीं देते सर 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से करते हैं वो जो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये लिखा हुआ है कि जो लेटेस्ट आया ना एविडेंस यही है कि इट शुड बी गिवन ऑन दैट इट इज अगेंस्ट रिस्पांस अभी डोज बिल्कुल ठीक बताइए आपने जो चाहिए लेकिन
रिस्पॉन्स वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। किसी को ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप 50 से स्टार्ट करें, नेक्स्ट 100 पे। और ज़्यादा ये अप्लाई होता है, आईवी देनी होती है, क्योंकि नमस्ते तो चलेगी तो निकल नहीं सकती बाहर, आईवी टाइट्रेट कर सकते हैं। So Enternox is a mixture of nitrous oxide and oxygen. Okay? Enternox is a mixture of nitrous oxide and oxygen in 50-50 concentration. It is cell administered by mask. Advantage क्या है इसका? ये safe है, easy to administer है, less chances of fecal hypoxia, and is twice as effective as pathogen. आपने देखा होगा, यहाँ है आपके लैब रूम में? जी सर, जी हाँ जी। तो पेशेंट ने खुद ही लेनी होती है, और it is not continuous. It has to be given with contraction. जब पेशेंट को पहले कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, फिर पेन स्टार्ट होता है, तो कंट्रैक्शन जैसे स्टार्ट हो एकदम हाँ सांस ले, ठीक है। और अगर वो ओवरडोज होगी साथ ही गिर पड़ेगा उसके साथ, ये सेफ्टी होती है। तो इसका व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट इज एक्सपेंसिव apparatus, नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, डज नॉट गिव कंप्लीट पेन रिलीफ, नीड्स पेशेंट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद कंट्रैक्शन। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। उससे ना वो है, और nausea भी हो जाता है ना पेशेंट्स को, nausea लाइट। ऐसे तो कोई भी अब अनप्लेजेंट चीज से इनहेल करें तो हो सकता है। अब ये जो है, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो हम लोग देते हैं, ठीक है। स्पाइनल ब्लॉक है, एपिड्यूरल है, कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल है, पैरासर्विकल, पेडेंटल एंड लोकल। पैरासर्विकल इज ऑब्सोल्यूट नो बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज फीटल ब्लड कंसंट्रेशन। आपके सामने लगता है एपिड्यूरल, इसको आप बस आप पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आप तब माशाल्लाह बनेंगे स्पेशलिस्ट, अच्छा वही होगा जिसको जिसको बाकी बातें भी आती हैं। प्रोसीजर थोड़ा पता हो, प्री ऑप पता हो, पोस्ट पता हो, यू बी ए गुड क्लिनिशियन। ये तो मुझे अब बट इस एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एनेस्थेटिक आउटसाइड ड्यूरामेटर, it will involve the placement of a 20 gauge catheter in the space and provide good analgesia without sedation. Dose can be given continuously or intermittently, जैसे हम यहाँ करते हैं, and block level can be extended for use in cesarean section. अगर सेक्शन करना पड़ जाए तो उसको एक्सटेंड कर देते हैं, डोज उसकी बढ़ा देते हैं। तो जो हम डोज देते हैं ना, इस डोज में देते हैं, इट कॉजेस ओनली एनाल्जेसिया एंड लिटिल बिट ऑफ नमनेस। जब सेक्शन करना तो हम देते हैं फुल डोज, कॉन्सेंट्रेटेड डोज, तो इट कॉजेस मोटर ब्लॉक एज वेल। ये डायग्राम इनके जो है जोड़ी है, जब स्पाइनल लगाते हैं ना आप, तो कम डोज देनी पड़ती है, ये पूरा एक ट्रांससेक्शन रहती है, कंप्लीट तरह से होता है। जब कहते हैं एपिड्यूरल तो डोज यहाँ पे आती है, तो नर्व रूट से निकल रही है। अब आपको मैंने बताया कि ट्रीटमेंट को एडवांस तक फर्स्ट से चाहिए, इसके लिए बाकी टू के लिए आपने देखा कि बिल्कुल पेन नहीं मिलती पूरी तरह, यहाँ दर्द हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए बड़ा होता है कि इसको कहते हैं मिस सेगमेंट, ड्रग यहाँ तक पहुंची नहीं है, या कि ऐसी कि नॉर्मली थी या अनयूजुअल प्लेसमेंट इन नर्व्स में, इनका दर्द पहुंची तो फैक्ट्री हुआ, तो डिलीवरी में कुछ देर दर्द शुरू हो गया, पहले ठीक है, एक बार दर्द हो गया, तो इसको मिस सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट कुछ मिस हो जाती है। ये डस्टबिन करते हैं आपके सामने जो सारे होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? पहली बात ना लगे, तो ये जो हम काउंसलिंग करते हैं बताते हैं कि 5% में चांस है कि रिलीफ ना मिले, ये भी मुमकिन है कि स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, हम लगा ही ना सकें, ये भी होता है। तो पेशेंट मस्ट नो कि कोई जादू का टीका नहीं होना कि मैं एकदम मेरा पेन के बटन ऑफ हो जाएगा। सो टेक्निकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रोसीजर, you have failed to administer epidural, then dural puncture देखा ये कि तो result in PDPH, post dural puncture headache। इसका मैं भी बताऊंगा केस में, पूछना याद कराना इस सेट के बाद।
फिर कैथीटर माइग्रेशन कब डाल दिया, कैथीटर कैन माइग्रेट टू सीएसएफ द ब्लड वेसल। ये बड़ी रेयर बातें हैं, लेकिन ये कभी लाइफ सेटिंग हो जाती हैं, वहाँ से हो चुके हैं ऑपरेशन। ये फिर उसका ब्लड कैथीटर माइग्रेट कर गया ब्लड वेसल में, तो डोज अनसेटिस था नहीं, डॉक्टर ने डोज दे दी, पेशेंट कोलैप्स्ड, तो निश्चित होते पेशेंट की डेथ हो गई थी इसी वजह से। इसलिए जो इसकी मॉनिटरिंग है ना, ये ज़रूरी होती है कि हम लोग बार बार देखते रहें। आपको भी ये फ़र्ज़ है कि जब हम लगा के चले गए हैं तो आप देखें कि कितना बीपी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर्ड। अगर हमने गलती की है उसका आपको करेक्ट कर दें, और टोटल स्पाइनल कि कभी एक जिस तरह सीएसएम में चला जाए तो पूरा की पूरी बॉडी पहले दे देती है, इंक्लूडिंग और एक्मी आ जाता है। ब्लड वेसल में जाता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन रूटीन एक फिनोमेना है इसका, फ्लूइड देते हैं, फिनाइलेफ्रिन देते हैं। फिर इनकम्प्लीट रिलीफ मैंने बताया क्यों होती है, और मिस सेगमेंट। अब पीडीबीएस की मैं बात करनी थी आपसे। एक पेशेंट के ऊपर एडमिट है 609 में, ठीक, ये आई थी संडे को, सैटरडे नाइट को आई है, सीवियर हेडेक, और स्पाइनल वाज एडमिनिस्ट्रेड 3 days बैक इन सियालकोट। वहाँ से उन्होंने कहा जी रेफर कर दिया लाहौर फॉर ट्रीटमेंट एंड ब्लड पैच है लगाते हैं। देखा न्यूरो फिजिशियन ने, उसने कहा जी ठीक है, एनएससी वालों को बता दें, देख लें आके ब्लड पैच लगा दें। सर मैं नेक्स्ट डे देखने आया तो दिस इज नॉट हेडेक, हेडेक की कॉज कुछ और है। हेडेक इतनी सीवियर होती नहीं जितनी इसको हो रही है, और कम्युनिटी ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि स्पाइनल की हेडेक टिपिकल होती है, बैठ के होती है, लेट के ठीक हो जाती है, उसको लेटर लेने बहुत सीवियर होती है, अनरिलेटेड एनी ड्रग। फिर उसका स्कैन कराया, एमआरआई कराया तो देर निकली थ्रोम्बोसिस निकली, वो निकली, इन्फॉर्मेशन निकली, आप सुनने के बेहतर है। इसलिए ये पीटीबीएस को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, हो जाए तो। ये कुछ पेशेंट को दे कीप ऑन complaining of pressure sensation, usually it is full होती है फुल ब्लैडर की वजह से। लेटर ऑन अगर आप अनस्टेंट लगाया तो एफसी स्कैन फाउंड हीमाटोमा बन जाता है। इसकी सिम्टम पेशेंट बताया कि मुझे बैकिंग सीवियर हो रही है और नमनेस हो रही है, तो आप यू शुड बी अलर्ट देन। कैथीटर कभी ब्रेक हो जाता है तो डजंट मैटर, लोग टॉक्सिसिटी है पता होना चाहिए कि ये किस तरह होती है। इसलिए होता है कि पेशेंट को बोलें कि मुझे मेरी ज़ुबान खुश्क हो रही है, मेरा मुंह सून हो रहा है, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, पैल्पिटेशन, ये सब साइन हैं उसके लोकल टॉक्सिसिटी के, जो आप लोग फेस करेंगे, क्योंकि हम लोग आगे चल जाएंगे। पेशेंट कहेंगे मुझे फिट्स पड़ रहे हैं, तो मूवमेंट फेस की हो रही है, नमनेस हो रही है, ये आपने खुद देखना होगा। फिर बट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। पेशेंट रिफ्यूजल, फोर्स ना कीजिए, कॉन्सेंट जरूर कीजिए, डोंट फोर्स। अगर लोकल एब्सेस है, एक्नी है, हम नहीं लगाते। अगर कोई एंटीकोगुलेंट पे है तब नहीं लगाते। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिया है, हेमरेज हो रही है, शॉक में है, तब भी हम नहीं लगाते, बिकॉज ऑफ सिम्पैथेटिक ब्लॉकेज व्हिच रिजल्ट्स इन हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये भी आप पता होना चाहिए एज कंसल्टेंट। प्रीवियस ई सेक्शन बिकॉज ऑफ कंट्रैक्टेड पेल्विस, तो हम लगा देते हैं, प्रीवियस सेक्शन को भी लगाते हैं, लेकिन अगर पता हो कंट्रैक्टेड पेल्विस है तो उसमें डिलीवर होने नहीं दोबारा। तो पहले की और वजह थी कि अननोन रीजन थी, पेल्विस इंडिकेट है, प्रोग्रेस ठीक है, तो हम लगा देते हैं। फिर इन एजुकेट फैसिलिटीज अगर लोग नहीं हैं लगाने वाले, ट्रेन मॉनिटरिंग फैसिलिटीज नहीं है, नर्सिंग केयर नहीं है, डोंट प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजी, कोई ऑलरेडी उसको कुछ डिजीज है न्यूरोलॉजिकल से, मायोपैथी है, न्यूरोपैथी है, तो हम नहीं लगाते। एंड सीवियर डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, देखिए दिस पेशेंट स्पाइन सुला, तो उसमें देर वाज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू गिव स्पाइनल, ये उसके कैपेबल नहीं लगता था भाई, तो कैसे लगे हो तुम्हारा बाई चांस। अब पेशेंट पूछते हैं आपसे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल ऑन लेबर प्रोग्रेस सी सेक्शन, ये डॉक्टर फैजल को बताना चाहिए। सर हम तो हमेशा पॉजिटिव काउंसलिंग ही करते हैं। चलिए बताएं।
पेशेंट कहती है कि सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट कहती है इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट कहती है फर्स्ट से लिवर बढ़ जाती है, प्रॉब्लम हो नो जाती है। एविडेंस हम बता देते हैं सब चीज़ें। सो ठीक है, आपको सर हम फर्स्ट स्टेज लेवल पे जब हो जाते हैं तो रेडियो फेज खत्म होने के लिए लगाते हैं 3 सेकंड। हमको ये बताते हैं कि नहीं आपकी प्रोग्रेस स्लो नहीं है, आपका क्या ख्याल है? प्रोग्रेस से एरिया का चांस है। एपिड्यूरल डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सी सेक्शन, क्लियर बात, बट देयर इंक्रीज रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये है। ठीक, अगेन दिस वेरीज फ्रॉम सर्जन टू सर्जन, कुछ लोग लीग यूज करेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन नो इफेक्ट ऑन स्टेज ऑफ लिवर, देयर स्लाइट इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ सेकंड स्टेज थोड़ी होगी तो फर्स्ट स्टेज को। या अपनी पिछली क्वेश्चन पेशेंट पूछेगा आपसे। सर इसके अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन कॉमन होता है, बैकएक वाला क्वेश्चन है, और वही कंसर्न होता है पेशेंट का। इन सबसे ज्यादा पहले बैकएक 50% पेशेंट को वैसी होती है, बस ये हम भी ऐसे कहने लगते हैं। और दुनिया में जो ओवरऑल इंसिडेंस है बैकएक का 80% पॉपुलेशन को दिन में कभी नहीं बैकएक होती है, लेकिन नेचुरली जो लगा होता है आखिरी जो इवेंट लास्ट इवेंट होता है ना, वो ब्लेम होता है। अगर उसको लगाया हुआ है डिलीवरी तो डिलीवरी ब्लेम होगी, अगर लगा है स्पाइनल तो स्पाइनल ब्लेम होगा, और शादी है शादी ब्लेम होगी। ऐसा होता है ना, जो आखिरी वाक़या हुआ होता है, जी सर। जब से मेरी शादी तब से भी मुझे तकलीफ शुरू हुई, जब से मुझे हमने घर नया लिया। और तो आखिरी वाकया शादी उसके बाद से सारे प्रॉब्लम ये अब असल आपने शुरू हो रहा है। 2 hours after delivery, patient suffers from deep bleeding. Her pulse is 130 per minute and blood pressure is 100/70. She looks pale and anxious on examination. Uterus is atonic. What do you think? What has happened? क्या हुआ? BPH हो गई? ब्लड प्रेशर तो मेंटेन है, फिर क्यों क्या करेंगे इसको? पल्स की पहले से सदर रेज होती है, ब्लीडिंग होती है, तो यूट्रस को हम कॉन्ट्रैक्ट मतलब मसाज करते हैं और सिद्धों से नॉन बीपी मेंटेन है, तो हम कुछ करने के कहीं करेंगे, क्या करेंगे? सेकंड पहले तो असेस करेगा ब्लीडिंग कितनी है, और फिर उसके बाद मैनेज करें पेशेंट को। जो जब भी है ना हाइपोवोलीमिया हो, ब्लीडिंग हो, तो आप ये बातें दिमाग में होनी चाहिए। हाइपोवोलीमिया में भी क्लिनिकली साइलेंट until the volume exceeds 30% of blood volume, which means कि 1500 cc ब्लीड करेगी पेशेंट, घर से 1500 तब जाके उसको इफेक्ट होगा, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। तो होता क्या है कि जब ब्लीडिंग होती है तो आपको हमारा फ्लूइड मूव करता है, इंटरसेलुलर से मूव करके चला जाता है कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ सेंसिटिव मार्कर ऑफ ब्लड लॉस, इतना काम होता है। हाँ, इट कैन बी गाइड इन रिससिटेशन। कोई शॉक में आई है पेशेंट, बीपी 60-70 था, उसको बड़ा आपने फ्लूइड दिया, अब बीपी रेस कर रहा है, तो आप कह सकते हैं आप ठीक है, ऊपर आ रहा है। लेकिन एक पेशेंट जिसका बीपी 100/70 है, प्लस 140 है, समझ लेंगे ब्लीड कर रही है, बॉडी ने कैपेसिटी किया है उसको। mortality is directly related to hypovolemia। ये देख लें कि अगर आप ये डिफरेंट कैटेगरी है, कितना लॉस है। अगर 50% लॉस होगा तो पल्स मोर देन मेंटेन देगी, ठीक है। मोर देन 50% में ब्लड कार्डिया होगा, जिससे सब ग्रेविटी बढ़ती रहेगी, फिर लॉस की चीजें आती रहेगी हेमोडायनामिक्स में। तो कहीं जाके जब 30 to 40% होता है, तब जाके पल्स रेट बीपी डिक्रीज करता रहेगा। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन देखना नहीं, रीडिंग वैसे देखना। शॉक में जो पोस्टमार्टम यूजुअली हाइपोटेंशन की कॉमनेस्ट कॉज इज हेमरेज हाइपोवोलेमिया। सो अप्लाई प्रेशर इफ पॉसिबल, आईवी एक्सेस लें, रैपिड फ्लूइड दें उसको। फ्लूइड को देने हमने वैक्स कोलेट देने हमने 1 डिशों में, पिस्टल बंडे यानी कि 3 टाइम लॉस से ज़्यादा देने। ट्रांसफ्यूजन भी लगा सकते हैं, इसके एडवांटेज है। अगर ये वैसे पुरानी थ्योरी थी, वैसे तो अभी भी मेंटेन रहती है कि अगर आपने हेमैक्सिल दे देना है
तो अगर 500 सीसी ब्लड लॉस हो तो 500 सीसी मेडिसिन देना। अगर आपने देना है सेलिन देना है या रिंगर तो फिर 3 टाइम्स दें। एंड आइडिया टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। तो पल्स ज्यादा फंडे तो कभी नहीं किसी को देते। अब आजकल आती तो है लोग मैक्सिमम हाँ, दोनों में फर्क ये है कि हिमैक्सिन पोटेशियम होती है, इसमें पोटेशियम नहीं होती। कंप्रोमाइज उनको नहीं देते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, उसके एडवांटेज में जाने की जरूरत नहीं डिटेल में। इस बात ब्लड जब लगाता था, एक चीज़ जो आपने जरूरी समझनी है क्लिनिकली, जो वॉल्यूम मेंटेन करना जरूरी है। ब्लड डज नॉट डिस्टर्ब वॉल्यूम इमीडिएटली, ब्लड स्लो जाता है, सेलुलर है, ठीक होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ये फ्लूइड होते हैं थिन, लेस विस्कोसिटी, फ्लो तेज जाता है। हमारे पास जो थिएटर में है 11 वो है, ये पुश करते हैं विदिन मिनट्स पूरा 500 सीसी चला जाता है, जैसे वो चीज़ हो। या हम प्रेशर फिगर देखा होगा हम लगाते हैं, तो इसलिए ब्लड लगाने का एक डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा स्लो है या रैपिडली है इसको। So idea is to maintain blood volume. So aim is respiration blood volume, जो जिस समझ करें आप, ठीक है? क्या हो जाएगा? एक वॉल्यूम की काम है तो हमें होल्डर लगाना होता है। वॉल्यूम ये डिफरेंट डिबेट है जो आपका है ना। मैं अगर बात करूँ अपनी बात करूँ, होल ब्लड इज मच बेटर इन ट्रॉमा, इन हेमरेज। अगर आप किसी को वैक्सीन ब्लड एनीमिया नहीं करना तो पैक लगा दें, वो ठीक। तो अब अंग्रेज क्या कहता है कि जी आपके प्लेटलेट अलग लगाएं, एफएपी अलग लगाएं, वो लगाएं। उसकी अपनी इकोनॉमिक रीजन होती है, कंपनी ने बना दी है, मशीन बना दी है सेपरेशन की, तो उससे स्वाद तो नहीं है, इसलिए हमारा सिस्टम हर चीज़ अलग है। एफएपी हम देते हैं अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो तो। अब ब्लड लॉस अब जब थिएटर में हो रहा था, अब ये आप देखते हैं कि पैक्स कितने सोक्ड हैं, फ्लोर पे कितना पड़ा हुआ है, इससे असेसमेंट हो जाती है कितना ब्लड लॉस हो रहा है। अब वार्ड में आप फ्लूइड किस तरह देते हैं पेशेंट को, लेबर रूम में देना है, पोस्ट ऑफ केयर आपने देनी होगी, या आप करेंगे ना प्राइवेट प्रैक्टिस तो हर चीज़ आपने खुद लिखनी होगी, पोस्ट ऑर्डर भी आपने लिखने हैं। अनलेस कि इस तरह का सेटअप हमारा था जहाँ हमने जिम्मेदारी ले ली है। तो लेकिन जब आप अपने काम करेंगे तो छोटे मोटे सालों में सब कुछ खुद ही लिखना पड़ेगा आपको, एनेस्थीसिया भी और फ्लूइड भी। तो कितना देना है, 2 फार्मूला हैं, या वर्ली फार्मूला ले लें या 24 आवर फार्मूला ले लें। फ्लूइड देने हैं रिंगल एक्टिविटी या नॉर्मल सेलिंग, दोनों ठीक हैं। एक फार्मूला है 4 ml per kg फॉर फर्स्ट 10 kg, 2 ml फॉर नेक्स्ट 10 kg, 1 ml per kg फॉर रेस्ट ऑफ द केजीज। ये इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा, इसको अगर आप ये कैलकुलेट कर लें कि 72 kg पेशेंट है, 4 ml देना है, 40 ml 20, ये बन गया 112 ml पर आवर, मल्टीप्लाई करें 24 से तो बनता है 2688, रफली 2500 सीसी, ठीक है, रफली ये बनता है। अब अगर आप देते हैं 24 का फार्मूला, 100 ml फॉर फर्स्ट 10 kg, 50 फॉर नेक्स्ट 10 kg, 20 फॉर रिमेनिंग kg, डिवाइड बाय 24 आवर्स, तो वो और डी बन जाएगा। देखिए इसका 25 से 40 बनता है, ऑलमोस्ट उतना ही बनता है, और बैठ गए तो 106 ml पर आवर, थोड़ा इक्वल जाता है, ये आप कर लेते हैं। ठीक, आजकल वो आ गए हैं डायल फ्लो छोटे छोटे, कि आप कर लेते कितने ml पर आवर जा रहा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थिएटर में आ गई, नो टीयर इज फाउंड एंड ब्लीडिंग कंटिन्यूस सर्जन डिसाइड टू डू हिस्टेरेक्टमी, जो आप करते हैं आप, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइड्स, क्या हुआ है इसको, उजी हो रही है, मल्टीपल ब्लीड कर रही है, मोस्टली स्मार्ट जोन से, डीएसी, यस, डीएसी क्या होती है, इसमें होता क्या है कि आपके जो फैक्टर्स हैं ऑल कंज्यूम्ड, एफटीपीज बढ़ जाते हैं, फेब्रिन लेवल कम हो जाते हैं, फेब्रिन क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो सारी आपकी जो है ना इंटरवैस्कुलर कोagulation हो जाती है और सारे फैक्टर्स कंज्यूम होते हैं, ठीक।
इसकी लैब फाइंडिंग क्या होगी कि लो प्लेटलेट, लो फाइब्रिनोजन और इंक्रीज पीटी आईएनआर। ट्रीटमेंट यूजुअली फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं इस तरह के पेशेंट, तो सेप्सिस की वजह से सेप्सिस को रेड करते हैं। अब ये ड्यूरिंग सर्जरी आपने 10 यूनिट ब्लड लगा दिए, 4 एफपी लगाए, 10 जब इतना कुछ लगाओ तो क्या बोलते हैं पेशेंट को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये मैसिव क्या होती है, ये 2-3 डेफिनेशन है। ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड वॉल्यूम विद इन 6 आवर्स। हमें 6 घंटे में 10 यूनिट जो कि आप हम घंटे में दे देते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ हाफ ब्लड वॉल्यूम इन 1 आवर, यानी कि आपने 2-2.5 लीटर दे दिया, ठीक। या रिप्लेसमेंट ऑफ होल ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर्स। ये 3 तरह की डेफिनेशन है। रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट्स हैं हाइपोथर्मिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड इम्पेयर्ड कोagulation, और बाकी जो है ब्लड रिएक्शन तो हो ही सकता है इसके साथ की। और रेयरली यहाँ पे 2-3 पेशेंट हुए जिनको एक्यूट शटडाउन हो गया बिकॉज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। So after 2 hours, patient becomes better, bleeding is controlled, and patient recovered from anesthesia, fully conscious, vocal command shifted to obstructive ward, ward में shift हो गया, आपके पास आ गया आप, ठीक। वहाँ पे क्या हुआ इसको, she becomes oliguric, urine of less than 20 ml per hour या 0.5 ml per kg per hour। अब क्या करना है इसको जी, हमको बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे हमारी हाउस ऑफिसर थी बड़ी ये चीज़ की बात, तो मुझे पेशेंट में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि ये बताओ कि अगर अभी सिलेंडर खत्म है तो क्या करोगी, मजीद को बुलाऊंगी। मैं कहा मजीद नहीं आया, छुट्टी पे आया, सही को बुलाऊंगी। हाँ जी, आप कुछ कह रही, हाँ ठीक है, क्यों हो गया, अब देखना यह है कि रिव्यू द नोट्स देखें, कौन सी ड्रग्स दी हैं इसको, कौन सा फ्लूइड गया है, कितना फ्लूइड गया है, वॉल्यूम स्टेटस क्या था, हेमोडायनामिक्स कैसी थी, आपने इंसर्ट लगाने शुरू कर दिए बहुत ज़्यादा से हो सकता है, या कोई सेप्सिस है पेशेंट को, वॉल्यूम कम गया, उसको ब्लीड द्वारा कर रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगी, इन्वेस्टिगेट करेंगे यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट सब चीज़ें मिला के, सी भी डाल के देख सकते हैं, उसकी अलग से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ये अगर जो भी आप कर सकते, तो इन्हें ठीक है कि हमें बुला लेंगे, बुला लें, हमें बुला लें या नेफ्रोलॉजिस्ट को बुला लें। हम क्या करेंगे आके, हाइपोवोलेमिक है तो फ्लूइड देंगे, हाइपरटेंसिव है तो एनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे, अगर नॉर्मल है तो फिर फ्लूसिमेट देंगे, तो लो डोज डोपामिन लगाएंगे, ट्रीट करेंगे या नेफ्रोलॉजिस्ट को बुला लेंगे। एंड समटाइम्स दे नीड डायलिसिस। अभी पेशेंट की डॉक्टर की उसको तो ब्लड रिएक्शन था उसके, लेकिन ये असल चीज़ देखें, आपके कॉम्प्लिकेशन होंगी जब भी आप काम करेंगे, तो असल चीज़ क्या है, गोल्डन रूल क्या है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन, चाहे तो कार्डियक अरेस्ट हो। अभी महीना पहले हमारे थिएटर में कार्डियक अरेस्ट हुआ था, इमीडिएट डिटेक्शन, इंटरवेंशन घंटे में ठीक होगी। इसलिए कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो असल चीज़ जो आपकी है कि एंटिसिपेट है कॉम्प्लिकेशन, प्रिएम्प्ट करें, देन हाउ टू प्रिवेंट ये बताना चाहिए। तो थर्ड स्टेप है इफ़ दे हैपन हाउ टू मैनेज दैम। तो प्रिएम्प्ट करें, एंटिसिपेट करें, प्रिवेंट करें, और फिर मैनेज करना आना चाहिए। ये कोई भी काम आप करें, आप फोर्सम लगा रहे हैं, कीलैंड लगा रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं, एकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, यू शुड नो द कॉम्प्लिकेशंस, मैंने प्रिवेंट किस तरह करनी है। चलिए, अब यूरिन भी ठीक हो गया, 24 घंटे बाद उसको ना टेकिप्नी हो गया, ड्राउजी हो गई और सैचुरेशन ड्रॉप कर दी। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, जो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बोलेंगे, देंगे ऑक्सीजन, सैचुरेशन दोबारा देखेंगे,
ऑक्सीजन देंगे, उसको प्रॉपर करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, चेस्ट ऑक्सीजनेट करेंगे, एक्सरे टेस्ट कराएंगे इमीडिएटली, एपीजीएस ग्रास कितना कराएं और कॉल टू आईसीयू। देखिए आप उसको देखेंगे, एग्जामिन जरूर करेंगे, ये नहीं कि सांस खराब है कहेंगे बुलाओ एमरजेंसी वालों को, वो आ नहीं रहे जी, पेशेंट बेचारी बहुत हो जाए। इसलिए आप जो हो सकता है वो करें ना। एक्सरे करे दिए, एक्सरे निकली एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। अब आईसीयू चलेगी और वेंटिलेटर पर चलेगी, ठीक ठाक होगी। और उसके बाद वो ठीक ठीक हो गए, वापस चले गए बोर्ड में, ठीक, फिर आपके पास आ गई है। अब आपने क्या किया इसके साथ, आपने इसको एंटीबायोटिक दी इसको, और उसको इमीडिएटली हाइपोटेंसिव विद वीक 30%। अब क्या होगा इसको रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इतने सीवियर रिएक्शन को बोलेंगे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। फिर जो बाकी रिएक्शन तो हो जाते हैं छोटे मोटे, कि इस तरह का पेशेंट जब कोलैप्स कर जाए तो हम बोलेंगे एनाफिलैक्सिस। इसकी ज़्यादा डिफरेंट फीचर्स हैं। माइल्ड में सिर्फ अर्टिकेरिया हो जाएगा, स्टेज 2 में जाएगी तो टाइकार्डिया, हाइपरटेंशन, 3 में कोलैप्स कर गई, 4 में कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है। और ये हमने सब चीज़ें देख चुके हैं अपने कैरियर में। तो मैनेजमेंट क्या है, ABC। जब भी आप इसमें चीज़ आया ना कोलैप्स, आपसे पूछा जाएगा ABC बोल रहा है ABC। तो इसमें एड्रेनालिन दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूइड दिए, नेबुलाइज किया, और अगर शॉक CPR है तो रेस्ट हो गया, CPR ऑब्जर्व करना है 24 आवर्स के लिए। ये सब बताएं जो ओके वो आपने देखी भी होगी या देख लेंगे आपकी रहेगी, फिर मैं याद आऊँगा आपको। अब आखिरी बात, शी डिटेरियोरेट्स एंड गोज इनटू कार्डिक अरेस्ट। ठीक, हाउ डू यू डायग्नोज कार्डिक अरेस्ट एंड हाउ विल यू प्रोसीड नाउ? ECG और उसका वो जो है ये वाकई लिवर में अरेस्ट हो जाए तो ECG तो नहीं है। आप लोग में है BLS, ALS, ACS और मैंडेटरी के जी सर। या वे? तो पहली बात ये कि जो वार्ड में पेशेंट होगा ना, ये भी अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, तो हमने देखना होता, और अनरिस्पॉन्सिव है तो देखना होता है कि आर यू ऑल ओके। साथ ही पल्स टेक्निक, कैरोटिड पल्स बच्चों में पेरिकल दिखनी होती है, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में कैरोटिड। सो पेशेंट इज इन एपनिया, अनरिस्पॉन्सिव, absence of carotid large artery pulse, apnea, absence of bleeding, सर्जरी हो रही है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, कुछ भी क्या हो गया, खैरियत है, ब्लीडिंग नहीं हो रही बिल्कुल। साइनोस प्यूपिल्स देख लेते हैं, ECG बता देती है क्या है, सैचुरेशन बता देती है, या CO2 हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया देख लेते हैं, वो एब्सेंट फ्लैट हो जाती है। CO2 मोस्ट रिलायबल साइन ड्यूरिंग मॉनिटरिंग इज CO2, एब्सेंस ऑफ CO2। कि CO2 तभी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सांस ले रहे हैं, तभी आती है जब आपका कार्डिक आउटपुट होता है। तो हार्ट पंप करिए तो CO2 निकलेगी ना बात, ठीक है। तो ये आपने इसको इनसे अपने डायग्नोस कर लेना। अगेन अर्ली डिटेक्शन। अभी आपकी बेसिक स्पोर्ट आ गई और एडवांस। BLS पहले होती थी ABC, अब ये BSc हो गया, CAB हो गया। पहले आप टेस्ट के स्टार्ट कर दें, ठीक। अंग्रेज भी ना चेंज करता रहता है। आजकल जो है ना DC शॉक देते हैं, वो है जो 1980 में हम करते थे। 18 जब थे ना, 1980 में जब प्रैक्टिस थी हमारी DC शॉक देने की, सिंगल शॉक 360 का, अब दोबारा वापस आ गया। पहले आता रहा, चेंज करते रहे काफ़ी। सो ये पहले मैं कहते थे एयरवे सबसे माउथ स्टार्ट करें, फिर डर गए एड्स से, हेपेटाइटिस से, और डर गए, कहते नहीं सर्कुलेशन देते पहले जब मरते हैं। पहले था 5:1, एक दफ़ा सांस लेना है, 5 दफ़ा करना है, क्या नहीं
2 चेंज किया, फिर आप 30 से 2 ले गए कि तीसरा घबराने के 2 सांस काफी है, डर गए ना इसलिए। ठीक है, ये तो एयर पेटेंट करना है, चेस्ट कंप्रेशन, माउथ में वेंटिलेशन और 32 रेशो करनी है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और तो ये पे हम बोल लेते हैं फिर लगेंगे। बताता हूँ ये माउथ में उसका कारण बताया हुआ है, तो करनी आजकल ही करते हैं क्योंकि फेस मास्क एल्बो बैग आ गया है। ये मीन्स के ये डालना नहीं होता, अगर जरूरत पड़े तो डालें, मास्क रख के वेंटिलेट कर देना, फेस मास्क रख के एल्बो बैग से वेंटिलेट कर देना। ये पुराना तरीका था कि आपने नाक पिंच करनी है, जो ऊपर करके रखते हैं, क्योंकि एक्सपायर डेट में 17% ऑक्सीजन होती है, तो काफ़ी होती है बचने के लिए। ये जब फिर हमने जब सांस देना चेस्ट देखने स्टैंड करिए करें, ये चेस्ट कंप्रेशन है कि आपके हाथ सीधे होने चाहिए, ठीक है, और मिड स्टर्नम है, हिप से नहीं करना, स्टर्नम में करना। 2 लोग कर रहे हैं, दूसरा करेंगे। फिर ड्रग्स यूज करते हैं, ये आप लोग तो नहीं देंगे, हम लोग देंगे आगे, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, थ्रोबाइका वगैरह सब चीज़ें। अब उसके बाद जो फुल टर्म प्रेगनेंट करना है, ठीक है, पहली बात ये 2 लोग 2 लाइफ आर इन्वॉल्व, ठीक। लुक फॉर द कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट के हेमरेज हुई है, एम्बोलिज्म हो गया है, स्पाइनल डोज लग गई है, डोज लग गई है, या एओर्टिक की ऑपरेशन हो रही है, ये सब चीज़ें नोट कर लेनी हुआ क्यों है। फिर एओर्टिक ऑपरेशन की अवेयरनेस वाइटल है, ये ज़रूरी है, या तो बिना सर्जरी नहीं होगा, पेशेंट रिवाइव नहीं करेगी, जैसे टिल्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अर्ली इंटुबेशन करनी होती है, इसमें वॉल्यूम देना है, और इमरजेंसी सी सेक्शन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ अनसक्सेसफुल सीपीआर। 5 मिनट तक अगर मदर रिवाइव नहीं हुई तो भी निकाल लें, ताकि मदर के चांसेस बच जाएंगे रिवाइव होने के। क्योंकि प्रेगनेंट यूट्रस चेस्ट कंप्रेशन मुश्किल है, ठीक है। अब ये यूके में तो ये रूल है, यहाँ पे क्या होता है, सर मैंने तो हाथ लगाया था जी, जो किया नहीं सीधे नहीं है, वहाँ पे ये करेगा तो सर्जन फंस जाएगा यूके में, या आप प्रोटोकॉल कहता है कि आपने बेबी निकाला, क्यों नहीं निकाला आपने, तो यहाँ पे ऐसा रूल्स नहीं है हमारे, तो यहाँ पे सर्जन पीछे हट मैं तो हाथ लगाता जी, उसकी मैंने किया, ठीक है जी। ये भाई एक बात की केयर है कि ज़रा फिट नहीं पड़ने चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए सब, ये अभी आपको नहीं करना पड़ता, आईसीयू वाले करते हैं। इतनी सी बात, अभी टाइम दे दिया, क्या टाइम हो गया, गुड, अभी 9:20। अब तो बात पूछनी है तो पूछ लें। कुछ नहीं समझ आई, ये सारी बातें जो कॉमन है आपके, जो डेली आप देखते हैं डेली लाइफ में, ये जिस तरह आपकी एज प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, फिर आप, हमें पता होता है कि आप एथलीट है, बीट बहुत कर रहे हैं, इनको नहीं पता जो नए आए हैं, इससे इनको ज़्यादा पता होगा, जो एनेस्थीसिया आपको नहीं पता होगा कि क्या क्या हो सकता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है स्पेशलिस्ट जो होता है कंसल्टेंट, वो अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होती है, देख देख के कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया क्या क्या होता है, तो खुद ही कहता है कि पहले इसको एवेलुएट कर लो, ऑप्टिमाइज कर लो, फिर करेंगे। बाकी जो आप लोगों को बाकी बातें आनी चाहिए एज ए गुड क्लिनिशियन, फ्री ऑफ असेसमेंट आनी चाहिए, लिटिल बिट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, पोस्ट ऑफ केयर। दोबारा मौका मिला तो बता दूंगा आपको। टाइम ही टाइम फारिग होता है, मतलब फारिग होता है। नेक्स्ट वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, हम फारिग है ना, मैं हमें क्या रही है ना, फर्स्ट सितंबर फर्स्ट सर, स्पीकर ने फ्री ऑफ और पोस्ट ऑफ